Hello, everybody. Welcome to EduTap. Leo Tolstoy once said, "The two most powerful warriors are patience and time." और आज की हमारी सक्सेस स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है क्योंकि आज जो टॉपर है हमारे साथ मिस्टर शुभम सामले, he did his mechanical engineering. After that, he started preparing for UPSC examination, but कुछ time बाद he then switched to regulatory bodies. And let me tell you, for NABARD examination, it was his fourth attempt and third interview. So you can imagine कि कितना ज़्यादा dedication and patience रहा है towards achieving the goal, and he has finally achieved it. So what were the challenges he faced? What are the improvements he did this time which gave him the selection? And also आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं नाबार्ड एग्जामिनेशन के लिए, ये सभी आज हम हमारे टॉपर से समझेंगे. बट बिफोर दैट लेट जस्ट वेलकम हिम. Hi Shivam, welcome to EduTap, and we from EduTap, we congratulate you on your big achievement. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। राइट. सो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे आपका थर्ड इंटरव्यू था एंड ओवरऑल फोर्थ अटेम्प्ट था नाबार्ड का, राइट? सो एवरी टाइम इतना पास आना इंटरव्यू के, इतना पास आना मेरिट लिस्ट के, एंड देन नॉट सीइंग योर नेम एंड कॉन्जिक्यूटिवली फॉर 3 years, राइट? इट मस्ट हैव बीन traumatizing. So first of all, I want to ask that during this time, how did you managed, right? Initially you were preparing for other exams, you could not get result over there, you switch to examination, and every time you are just one step away and you were not making it, right? So what was the feeling, and especially how did you manage, how will you recommend aspirants who are currently looking at the failures in their life, वो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? एंड देन एडिंग टू दैट, फिर इस साल आपने क्या चेंजेस लाए अपने अंदर जिसकी वजह से आपको इस फाइनली सिलेक्शन मिला है? यस मैम। मैम, फेलियर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जब इंटरव्यू स्टेज से आप बाहर होते हो, तो एक माइंडसेट आपका ये रहता है कि इंटरव्यू स्टेज तक आप पहुंच रहे हो, तो अदर एस्पिरेंट से थोड़ा आगे आप हो, तो एक बहुत ही क्लोज स्टेप से आके आप फेलियर हो रहे हो। तो और नबार्ड में ही होता है कि जब आप इंटरव्यू से बाहर हो रहे हो तो नेक्स्ट एग्जाम साइकिल काफी पास में होता है, तो उतना टाइम नहीं होता है सोचने का कि अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि फिर से एग्जाम देना है, तो फिर काफी जल्दी एग्जाम आ जाता है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है। और हर बार फेलियर होने के बाद मुझे यही लगा कि अभी थोड़ा स्कोप है और कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरा फोकस यही रहा है कि फेलियर्स को काफी ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करूँ, उसमें ज्यादा इमोशन अटैच ना करके कहाँ पे कमी रह गई है उस पे फोकस करूँ, और ज्यादा इमोशंस अगर उसमें लाएंगे तो फिर आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है और वो उस पे ध्यान ना दे पाएंगे। तो मेरा एम यही रहा है कि जो अपनी मिस्टेक्स हुई है और कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता था, उसी पे फोकस किया। और एक बार डिसाइड कर लिया कि एक शॉट और देना है, तो फिर अपनी कमियों पे काम करके फिर और बेटर वे में प्रिपेयर करके अगला अटेम्प्ट दिया। तो फोकस यही रहा मैम कि अ, और इम्प्रूव करके एग्जाम दूँ। और जैसे कि इंटरव्यू स्टेज पे बाहर हो रहा था, तो फिर इंटरव्यू रिलेटेड जहाँ पे कमी थी अपना प्रोफाइल बिल्डिंग करने पे, उस पे काफी काम किया इस बार, और उसमें काफी हेल्प भी मिला इस बार इंटरव्यू में। ट्रू ट्रू. जैसे आपका एक सर्टेन इयर्स ऑफ गैप आ गया था, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं स्पेशली फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड, जिनका यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते काफ़ी गैप आ जाता है, एंड दे आर ऑलवेज कंसर्न क्या इसका इंटरव्यू में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इज अबाउट इट, एंड इफ़ यू हैव थॉट कि हाँ कुछ इम्पैक्ट पड़ा था, नेगेटिव इम्पैक्ट, तो उसको आपने फिर रेक्टिफाई करने के लिए आपने क्या किया? यस मैम, इंटरव्यू का गैप ईयर का इम्पैक्ट पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। वो अपने इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा इंटरव्यू ओवरऑल कैसा गया है और हमने गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई किया है। अगर गैप ईयर को बहुत ही पॉजिटिव वे में आप जस्टिफाई कर पाते हो, तो गैप ईयर को एज ए स्ट्रेंथ आप शो कर सकते हो इंटरव्यू में, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ जरूर मिलता है गैप ईयर को जस्टिफाई करने में, और वो क्वेश्चन को टैकल अच्छे से करना काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरे केस में वो नहीं हो पा रहा था लास्ट 2 अटेम्प्ट में। मैं उस चीज को ठीक से टैकल नहीं कर पा रहा था, वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रही थी। तो उस चीज को कम टैकल करने के लिए मैंने इस बार थोड़े अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम किया, कुछ सर्टिफिकेशंस किए, क्योंकि मुझे लगता था कि लास्ट 2 टाइम से मेरा डेफ काफी वीक था, और उसमें कुछ लिखने के लिए था नहीं मेरे पास कॉन्क्रीट, क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था और गैप मेरा काफी हो रखा था। तो क्योंकि नबार्ड में जो इंटरव्यू स्टेज तक कैंडिडेट्स पहुंचते हैं उनका प्रोफाइल काफी अच्छा होता है,
और उन लोगों के कंपैरिजन में हमारा जो बायोडाटा है वो हल्का नहीं हो सकता। तो उनके साथ compete करने के लिए आप उसमें कुछ भी हल्की चीज नहीं लिख सकते कि जो जो वैल्यू एड नहीं कर रही है। तो इसलिए मैंने कुछ सर्टिफिकेशन किए इस बार डेफ में लिखने के लिए। कुछ वर्कशॉप अटेंड करी। एंड अपने जो लोकल हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोकल एफपीओ जो नबार्ड द्वारा फंडेड है, वहाँ जाके विजिट किया, प्रैक्टिकली उनकी वर्किंग को समझा, नबार्ड कैसे हेल्प करता है। एंड तो इस बार काफी कीवर्ड्स डालने के लिए हो गए थे डेफ में, लाइक प्रिसीजन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड एक वर्कशॉप अटेंड करी थी मैंने, अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर फॉर विकसित भारत। तो विकसित भारत काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया है कुछ ईयर्स में। तो वो एकदम ही इंटरव्यू वहाँ पे कैची वर्ड सा लगा मैं को, उन्होंने मुझसे काफी क्वेश्चन वहाँ पूछे। एंड जो भी इस बार काफी ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू मेरा रहा, लास्ट टू टाइम से काफी फैक्चुअल हो रहा था, क्योंकि डेफ मेरा वीक था, डेफ में कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा था उनको पूछने के लिए। तो इसलिए काफी किसी भी डायरेक्शन में इंटरव्यू जा रहा था। तो जिनका गैप ईयर हो रखा है उनसे ये कहूंगा कि गैप ईयर आपका हो रखा है और कुछ वर्क एक्स नहीं है, तो कुछ कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में अपने गैप को एक पॉजिटिव वे में जस्टिफाई करे। मेरे केस में था कि मैं 3 टाइम्स कंटिन्यूअसली इंटरव्यू में पहुंच रहा था नबार्ड के, तो वो एक मेरा प्लस पॉइंट था। तो उसी को मैंने इस बार हाईलाइट करने की कोशिश करी इंटरव्यू में, और शायद उसका फायदा भी मुझे मिला। राइट, ट्रू ट्रू। सो बिकॉज यू हैड अ सर्टेन गैप, बिकॉज आप प्रिपेयर कर रहे थे, इसलिए आपने इस बार सर्टिफिकेशन ऐड करे सो दैट यू कैन जस्टिफाई इन अ वे कि इस टाइम में यू वर स्टिल लर्निंग, यू वर स्टिल ग्रोइंग, एंड दिस वर्कड इन योर फेवर। ऑल राइट। सो नाउ आई वांट टू आस्क, जैसे कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है एंड नाउ ही इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस, ठीक है, आप सबसे पहले आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या रिलेटिबिलिटी है यूपीएससी और नाबार्ड के बीच में? और सेकेंडली मैं ये भी पूछना चाहूंगी, एक बार जब आप रिलेटिविलिटी बता देंगे कि कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि कोई यूपीएससी एस्पिरेंट अगर नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको स्टार्टिंग में एक्स वाई जी ऐसी कौन से फैक्टर्स है कि उनमें ध्यान देना चाहिए जो कि थोड़ा बहुत अलग है और उसकी ज़रूरत है इनिशियली उसमें वर्क करने की? यस मैम, डेफिनेटली यूपीएससी प्रिपरेशन से काफी हेल्प मिलती है नबार्ड में। जो स्पेसिफिकली जो टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प यूपीएससी कैंडिडेट्स को यहाँ मिलती है। तो उसका फायदा जरूर मिलता भी है। एंड लेकिन उसके साथ में मैं कहूँगा कि टाइपिंग एक अलग है, अलग चीज है नबार्ड एग्जामिनेशन में। जो यूपीएससी एक पेन पेपर टेस्ट होता है, और नबार्ड में सारा कुछ टाइपिंग करके ही आपको लिखना है। तो एक टाइपिंग स्पीड पे काम करना बहुत जरूरी है। और उसके टाइम काफी टाइम का चैलेंजेस होते हैं एग्जाम में। तो अगर यूपीएससी कैंडिडेट्स नबार्ड में आ रहे हैं तो उन्हें टाइपिंग स्पीड पे काम करना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में जैसा कि हर एग्जाम का एक स्पेसिफिक डोमेन होता है, तो एआरडी वो नबार्ड में है। तो एग्रीकल्चर स्टैटिक पे काफी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अभी उसका लेवल भी काफी बढ़ रहा है। लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं कि जो कोर एग्रीकल्चर है वो थोड़ा टफ होता जा रहा है, करंट एग्रीकल्चर पे थोड़ा कम आ रहा है। तो एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके साथ compete करना हो तो फिर एग्रीकल्चर पे काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये दो एरिया जो थोड़े अलग है, इसको अगर हम टैकल कर लेते हैं तो फिर एक कॉम्पिटिटिव एज मिल सकती है यूपीएससी कैंडिडेट्स को। ट्रू। वैसे तो कोई भी स्किल एक्वायर करना ये पर्सन टू पर्सन में डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपके केस में बात करें, अगर टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग स्पीड और एक जो अडेप्टेबिलिटी है कीबोर्ड में टाइप करने की, आपको कितना टाइम लगा उसमें? आप मतलब डेली कितना आप उसमें टाइम स्पेंड करते थे और फिर इस हिसाब से आपको कितने डेज या मंथ्स लगे? मैम मैंने सेपरेटली जो टाइपिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ जाके टाइपिंग सीख ली थी। तो और फिर उसका प्रैक्टिस मैं क्वेश्चन आंसर ही की प्रैक्टिस से ही करता था। तो उससे एक कंटेंट भी प्रिपेयर हो जाता था और टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस करके टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई थी, और उसका काफ़ी फायदा भी ट्रू। मिला एग्जाम में। इस बार मैंने ऑलमोस्ट सारी वर्ड लिमिट रीच कर गया था जो टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आई थिंक उससे काफ़ी हेल्प मिला होगा स्कोर में।
राइट, ट्रू ट्रू। ऑलराइट, सो अब थोड़ा स्पेसिफिक जाते हैं, थोड़ा जो सेक्शंस हैं उनकी बात करते हैं, फेजेस की। स्टार्टिंग ऑफ विथ फेज वन, ठीक है। तो वैसे तो आपका ये फोर्थ अटेम्प्ट था, तो आई डोंट थिंक इस बार आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी होगी। यू वुड हैव रिलाइड मोर ऑन मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। बट अगर आपका, आपने जैसे दो तीन अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं, तो आप क्या उस हिसाब से रिकमेंड करोगे कि क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश का क्या पैटर्न है? मतलब इफ यू हैव टू से कि हर साल चेंज हो रहा है, इट्स अनप्रिडिक्टेबल, तो सब कुछ करके चलना है, या आपको लगता है कि कुछ कोर टॉपिक्स हैं या कोई स्पेसिफिक वे है, इफ यू डू दिस तो यू विल बी एबल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ? मैम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का मैं कहूँगा कि टेस्ट मॉक टेस्ट देके काफी इजीली टैकल हो सकते हैं। आप मॉक टेस्ट देके कुछ क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आप इजीली 4 to 5 मार्क्स क्यूआरई में ला सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कंप्यूटर एंड डीएफ में थोड़ा थ्योरेटिकल थोड़ा डेप्थ में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये सेक्शन ऐसे है कि ये कभी टफ आ सकते हैं, एंड इसमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना टफ हो सकता है किसी ईयर। तो इसके लिए आप टेस्ट दो और टेस्ट के थ्रू ही अपना वीकनेस आइडेंटिफाई करके उस पर काम करो, तो इजीली सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। एंड राइट। सेक्शनल कट ऑफ की फेज वन में आई थिंक बिगेस्ट चैलेंज है। अगर सारे सेक्शनल कट ऑफ हम क्लियर कर गए तो फेज वन क्लियर करना उतना टफ नहीं है। तो सेक्शनल कट ऑफ पे और टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आई थिंक मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है फेज वन के लिए। राइट। एंड फॉर डिसीजन मेक कंप्यूटर नॉलेज, आपने कोई ऐसे सोर्सेज फॉलो करे या विद हेल्प ऑफ टेस्ट एंड यूट्यूब सेशंस ओनली आपने उनको कवर किया? यस मैम, उसके लिए थोड़ा सेपरेटली थ्योरेटिकल कुछ कंटेंट मैंने पढ़ा था, तो उसके बाकी क्यूआरए के लिए मेनली टेस्ट दिए थे, और डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर कंप्यूटर नॉलेज। के लिए थोड़ा पढ़ाई करी थी। ऑलराइट। एंड टॉकिंग अबाउट द मेरिट सेक्शन, तो एआरडी में जैसे आपने बोला कि फोकस करना चाहिए, काफी क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक से, दैट इज ट्रू। बट अगर हम ईएसआई एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो काफी करंट अफेयर बेस्ड, लाइक जनरल अवेयरनेस तो इज अ वन सेपरेट थिंग, बट ईएसआई भी काफी ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड आता है। और उसमें भी काफी डाइवर्सिफाइड स्कीम्स, रिपोर्ट्स, जेनेरिक न्यूज विच आर देयर रिलेटेड टू सिलेबस, एवरीथिंग, सब कुछ आता है, राइट? सो इतना सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट सोर्सेज डिड यू रिलाइड ऑन इन सभी करंट अफेयर पोर्शन के लिए? एंड व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रैटेजी, बिकॉज ये सब रिटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो डिड यू यूज टू मेक अ लॉट ऑफ नोट्स एंड पॉइंट दैट आउट, या आप क्या स्ट्रैटेजी प्रेफर करते थे? यस मैम, अगर हम ईएसआई की बात करें तो ईएसआई में पीआईबी काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो मैं पीआईबी को पीआईबी कंपाइलेशन के थ्रू कवर करता था। नोट्स बनाने में मैं उतना अच्छा नहीं था, नोट्स बनाने में मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरा काफी टाइम उसमें चला जाता था। तो मैं जो मेरे सोर्सेज थे, ओरिजिनल सोर्सेज, उसी में मार्क करके उसी को रिपीटेड रिवीजन करता था। एंड मेरा टारगेट होता था कि एक डॉक्यूमेंट को 7 to 8 टाइम्स टाइम टू टाइम रिवीजन करना ही है, क्योंकि ये करंट बेस्ड एग्जाम है, एंड हम्म। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में काफी प्रॉब्लम आती है, सब मिक्स हो जाता है। तो इसलिए 7 to 8 टाइम्स हर डॉक्यूमेंट का मैंने रिवीजन किया। एंड उसके अलावा स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा फोकस यही था कि फेज वन एंड फेज टू का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसको होलिस्टिकली फेज वन के पहले ही कवर कर लूँ, ताकि फेज टू के बाद डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे ज्यादा टाइम दे पाऊँ। तो एआरडी स्टैटिक एंड स्कीम ये मैंने फेज वन के पहले ही काफी अच्छे से कवर कर रखा था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बिल्ड होने में टाइम भी लगता है। तो मैं कहूँगा कि जो नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, जिनका नोट्स बनाने में एफिशिएंट है, उन्हें डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, खासकर जो करंट पीआईबी के। लेकिन बहुत डिटेल नोट्स ना बनाए और बहुत ज़्यादा टाइम नोट्स में ना, अपने ये थोड़ा अपने अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेटेजी बना ले, आपको क्या सूट कर रहा है। लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के एग्जाम में फैक्ट्स और जो स्कीम्स के फिगर्स होते हैं वो याद नहीं आएंगे। तो ट्रू। अपना तरीका उसमें बना ले कि आपको कैसे रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। राइट, ट्रू ट्रू। एंड फॉर रिपोर्ट्स, लाइक यू रेफर टू सोर्सेज, या आप ओरिजिनल जो रिपोर्ट्स होती थी आप उन पे रिलाई करते थे? नो मैम, मैं जो पीआईबी के कंपाइलेशन होते थे उसी में जो हम्म। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती थी उसी के थ्रू करता था। ओरिजिनल सोर्सेज से काफ़ी पढ़ाई नहीं करी मैंने, तो रेडीमेड कंपाइलेशन आते हैं उन्हीं पे ज़्यादा रिलाई किया। तो उसमें भी स्टैटिक स्कीम्स उसमें कवर हो जाती थी जो पीआईबी में आती रहती है। एंड 6 मंथ का पीआईबी ट्राई किया फेज वन के पहले कि उसको अच्छे से कर लूँ, और 4 मंथ्स पे ज़्यादा फिर फोकस किया जो एग्जाम के पहले आते हैं।
तो राइट। मैं जो कंपाइलेशंस पे ज़्यादा रिलाई किया, ओरिजिनल सोर्स पे ना जाके। राइट। जैसे आपने अभी बोला कि आप कंपाइलेशंस में ज़्यादा रिलाई करते थे, बिकॉज इट इज़ ट्रू, अ लॉट ऑफ न्यूज़ इज देयर, कितना आपको रिटेन करना है, कितना आप याद कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। बहुत सारे करेक्ट। एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कुड नॉट रेजिस्ट गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेस, मतलब उनको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है कि कहीं मेरा ये कंटेंट ना छूट जाए, वो कंटेंट ना छूट जाए। और आपने कंपाइलेशन में ही ध्यान दिया, राइट। कंपाइलेशन में कुछ ना कुछ कट छट के ही आता है कंटेंट जो आता है। तो हैविंग दैट फेथ कि नहीं, इतना लिमिटेड ही पढ़ना है, और हाउ वुड यू रिकमेंड एस्पिरेंट्स की वो जो अर्ज आती है गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ कंटेंट, उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए? मैम सारे अगर एक ही चीज के लिए मल्टीपल सोर्स फॉलो करेंगे तो फिर सारे सोर्स पे लगभग एक ही चीज आती है। और आप अगर सोर्स फॉलो कर भी रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि आप उसका रिवीजन अच्छे से करें ताकि मिक्स ना हो चीजें। तो ट्रू। मल्टीपल सोर्सेज पढ़ने में डरे ना, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं तो फिर मेक श्योर करें कि आप उसका मल्टीपल रिवीजन करें, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है मल्टीपल सोर्स फॉलो करने True. And if you cannot do revision, there's no point in reading multiple content का। because करेक्ट you मैम। will not be able to retain it, right? So that was for phase करेक्ट। one. phase two की बात करें तो phase two में syllabus तो more or less of phase one ही talk about ESI and ARD. English में भी a part it is in link with ESI ARD syllabus, right? So phase two में अगर बात करें majority जो focus होता है that is on descriptive writing, right? And I believe you are one of the right sources to guide aspirants for descriptive writing क्योंकि आपका काफी rich background रहा है for practicing for it, right? So if you have to give this your knowledge what you have gained throughout these years to the aspirants कि ऐसी कौन सी चीज जो आपको लगती है कि यूजुअली एस्पिरेंट्स दे मिस आउट व्हाइल दे आर प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और इन दिस केस डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग, एंड that factor is very important, right? What is that according to you? यस मैम, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आई थिंक टेक्निकल ग्रामर काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये स्ट्रेटेजी थी कि ग्रामरली वेबसाइट पे मैं ट्राई करता था कि उस पे हर संडे एक ऐसे लिखूं और उसमें फिर जो मिस्टेक्स आ रही है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। एंड जो रियल एग्जाम सिचुएशन होती है आई थिंक उसमें प्रेसेस राइटिंग काफी टफ पड़ता है। तो मोस्टली हम ऐसे पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मगर प्रेसेस पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो रियल एग्जाम में काफी टफ होता है उसको कंप्रहेंड करना। तो उसके लिए अगर एडिटोरियल पढ़े रोज एक तो वो काफी हेल्प करेंगे एग्जाम में। एंड बाकी जो सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं इंग्लिश में ट्राई करें कि वो काफी सिंपल हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म ना करें जिससे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने का चांसेस कम हो। तो इंग्लिश में हम डिसेंट कंटेंट रहे लेकिन हमारा ग्रामर काफी अच्छा रहे तो जो एवरेज मार्क्स सबको मिल रहे हैं उतना हम ला सकते हैं इंग्लिश में इजीली। हम्म। बाकी जो टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव है उसमें काफी स्कोप है अच्छे मार्क्स लाने का। मैं उसमें कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स लाते आ रहा हूँ। लास्ट टाइम भी मुझे 45 मार्क्स मिले थे टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव में। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि वर्ड लिमिट काफी इंपॉर्टेंट है टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव में। 600 मार्क्स के जो वर्ड आ रहे हैं क्वेश्चन उसमें अराउंड 550 टू 580 वर्ड्स तक हमें ट्राई करना चाहिए लिखने का विद गुड कंटेंट। और 400 वर्ड्स में 380 390 तक। एंड बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर में अगर हम आंसर लिखेंगे और उसे डेटा के साथ, ब्रॉड डेटा के साथ अगर वैल्यू एडिशन करेंगे, जो हमारा एनालिसिस होता है वो काफी अच्छा होना चाहिए। जो पॉइंट्स हमारे, अगर बहुत डेटा हम नहीं लिख पा रहे, रिपोर्ट कोट नहीं कर पा रहे, तो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पॉइंट्स ही अपने आप में सफिशिएंट होना चाहिए। वो काफी हल्के पॉइंट्स ना लिखें। तो इसके अलावा ये कहूंगा कि जो अगर सोर्सेज की बात करें तो यूपीएससी जो कोचिंग मटेरियल्स है वेबसाइट से, वो बहुत अच्छा सोर्स है टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव को तैयार करने का। तो अगर हम, और टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव में आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। आपको सिलेबस के हर टॉपिक का कुछ पॉइंट वाइज आपके पास नोट्स बने होना चाहिए क्योंकि हम नाबार्ड में देख रहे हैं कि वो थोड़े अनइम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो काफी जो हम्म। हॉट टॉपिक होते हैं वहां से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, थोड़े जो फ्रिंज टॉपिक होते हैं वहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो सिलेबस का हर टॉपिक पे हमें कुछ कंटेंट तैयार होना चाहिए और हर टॉपिक का एक ब्रॉड डेटा प्रिपेयर कर लें ताकि उसे कोट कर सके हम एग्जाम में। तो अगर मैं ब्रॉडली कहूँगा तो वर्ड लिमिट प्लस गुड कंटेंट, ब्रॉड डेटा और थोड़ा पर्सनल टच होना चाहिए हमारे आंसर्स में। थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच होना चाहिए, नहीं तो आंसर्स काफी बोरिंग हो सकते हैं। तो थोड़ा पर्सनल टच देने का ट्राई करें
और हमारा कंटेंट ऐसा हो कि ऐसा लगे कि हम क्वेश्चंस की डिमांड को आंसर कर रहे हैं। हमारा अगर हम हमारे पास एक लिमिटेड कंटेंट भी है तो उसको इस तरीके से मोल्ड करें कि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म करें कि हमारा एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ ये जो डिमांड क्वेश्चन पूछा गया है वो एग्जैक्टली वो मीट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में मिल सकते हैं। ट्रू ट्रू। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट की टेक अवे एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि सोर्सेज इतने हैं और पढ़ने वाले भी बहुत सारे हैं, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप 10 लोग शायद सेम चीज़ पढ़ रहे हो, और अगर आप सेम चीज़ ही अगर आप एग्जामिनेशन में लिख दोगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ खटकेगी एग्जामिनर को। सो पर्सनल टच की जो बात करी है मिस्टर शुभम ने, वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कुछ पर्सनल टच दो। डेफिनेशन इज कॉमन राइट, बट हाउ यू पुट दैट इन द एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So it's a key takeaway which aspirants should take. All right. So that was majorly for phase 2, and now let's come to interview. So क्योंकि आपने पहले इंटरव्यूज दे चुके थे, तो क्या आपका जो इंटरव्यू था और क्योंकि आपका ईयर गैप भी काफ़ी है, क्या ग्रिलिंग जैसे बोला जाता है कि ग्रिल करते हैं जो इंटरव्यूअर होते हैं, क्या आपके वैसे टाइप के इंटरव्यूअर्स थे, या दे वर लाइक कॉर्डियल एंड दे गेव यू ऑल द चांसेस टू स्पीक? नो मैम, ग्रिल तो बिल्कुल नहीं किया गया इस बार। जैसा कि मैंने बताया कि इस बार काफी अपने डेफ पे काम किया, तो इस बार मेरा जो गैप ईयर था उधर ज्यादा ध्यान नहीं गया पैनल का। जो भी मैंने डेफ में चीजें मेंशन करी थी उसी पे काफी एनालिटिकल एंड ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू मेरा इस बार चला। तो काफी अच्छा कन्वर्सेशन इस बार हो गया था पैनल के साथ में। काफी इंगेजिंग इंटरव्यू हुआ। और तो इंटरव्यू में ये कहूंगा कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए अभी से काम करना चाहिए। ये फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, जो प्रोफाइल बिल्डिंग है, अगर हमारा गैप ईयर हो रखा है और कुछ वर्क एक्स नहीं है तो कुछ सर्टिफिकेशन अभी से ढूंढना चालू करें जो नबार्ड से रिलेवेंट हो। तो उस पे अभी से ढूंढेंगे तो जरूर कुछ अच्छे सर्टिफिकेट्स एंड कुछ वर्कशॉप हमें मिल जाएंगी, तो जिससे हम कुछ कीवर्ड्स हमारे डेफ में पुट कर सके। तो इंटरव्यू उसी पे फिर चल जाता है। अदरवाइज फिर अगर कुछ भी ना लिखा हो तो फिर काफी रैंडम क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज इंटरव्यू में ज्यादा ग्रिल मुझे तो नहीं किया इस बार। इस बार काफी अच्छा इंटरव्यू रहा था। लास्ट टू टाइम से भी उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। चांसेस तो मिले थे कि जो गैप ईयर के क्वेश्चंस को भी जस्टिफाई करने का, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था कुछ रीजन से। तो इस बार काफी कॉन्फिडेंस पे भी अपना काम किया, कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत काम किया, मिरर प्रैक्टिस करी काफी। एंड जो अपनी वीडियोस बनाता था और उसी को रिकॉर्ड करके फिर सुनता था। तो ये सब चीज़ों का काफी हेल्प मिला इंटरव्यू में। लोगों से थोड़ा ओपनली बात करना चालू किया, अपने आप को थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में पुट करना चालू किया। तो इससे एक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा इंटरव्यू के पहले। एंड उससे काफी हेल्प मिला इंटरव्यू में। Right, true, true. And finally, when the result came, so last 3 बारी से every time you must have been disappointed looking at the merit list, but this time your name, your roll number was there. So what was that feeling and how you celebrated it? यस मैम, काफी सेटिस्फेक्शन था कि एक जो लॉन्ग जर्नी थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, एक अच्छे नोट पे एंड हुई। एक अच्छे True. ऑर्गेनाइजेशन में मैं जा रहा हूँ, तो एक काफी सेटिस्फेक्शन है उस चीज का। एंड बस यही था कि खुशी हुई कि फाइनली जो पढ़ाई और ये जर्नी है वो एंड हुई, और अब एक नया फेज Phase of में life अब एंटर। start हाँ। होगा. हाँ। Right, right, true, true. All right, so that was about Mr. Shubham journey, and I know बहुत सारे aspirants inspire हुए होंगे about by looking at this never giving up attitude, और काफ़ी ज़्यादा उन्हें समझने को मिला होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन फाइनली हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नाबार्ड एग्जामिनेशन में. Thank you, Shubham, for joining with us and sharing your journey with a lot of aspirants who would be watching your video and who are also aspiring to be part of NABARD organization. We from EduTab, we wish you all the very best for your future. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।